डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में इस आभासी कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष में अनिवार्य विषय के रूप में हिंदी को लेकर पढ़ने वाले छात्रों के लिए ये उनके प्रथम प्रश्न पत्र, जो एकमात्र प्रश्न पत्र है बीए का, उसमें पहला खंड हिंदी कहानियाँ और व्याकरण की इकाई 2 चीफ की दावत, भीष्म साहनी की कहानी है चीफ की दावत, वो उस पर ये आज का व्याख्यान केंद्रित है। इस इकाई का लेखन डॉक्टर धनलक्ष्मी वतनानी जी ने किया है और दृश्य श्रव्य प्रस्तोता मैं स्वयं डॉक्टर अर्चना मिश्रा हूँ। इस व्याख्यान का उद्देश्य हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार भीष्म साहनी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित होना है। इसमें उनके विषय में थोड़ी सी बातचीत हम करेंगे। उसके बाद भीष्म साहनी जी के लेखन की क्या विशेषताएं हैं वो हम देखेंगे और फिर चीफ की दावत कहानी के जो मुख्य बिंदु हैं उन पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और एक व्याख्या उदाहरण स्वरूप देखेंगे। मित्रों, भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 रावलपिंडी पंजाब में हुआ था, जबकि वह अविभाजित भारत का अंग था। विभाजन के बाद 1947 के बाद वो हिस्सा रावलपिंडी पंजाब का वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, तो अभी पाकिस्तान में है रावलपिंडी। उसके बाद भीष्म साहनी आ गए थे, भारत आ गए थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन यहाँ बिताया और 11 जुलाई 2003 को दिल्ली में उनका देहांत हुआ। अच्छा लंबा जीवन जिया, काफ़ी ऊर्जस्वित जीवन जिया उन्होंने, काफ़ी काम किया उन्होंने। जब विभाजन के पहले या स्वतंत्रता के पहले उन्होंने जब 1937 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेज़ी में एमए किया था, उसके बाद वो एक बार व्यापार में लगे थे। उसके बाद अध्यापन कार्य कर रहे थे और उसी के समय एमए करते करते ही उन्होंने थोड़ा बहुत लिखना शुरू कर दिया था। उसके बाद विभाजन के बाद जब वो भारत आ गए तो उन्होंने थोड़ा फिल्मों की ओर भी रुख किया। मुंबई गए थे, वो कुछ करना चाहते थे लेकिन बहुत सफलता वहाँ पे उस समय उनको नहीं मिली, तो वापस आ गए और 1-2 जगह प्राध्यापन किया और उसके बाद फाइनली वो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में उन्होंने लंबे समय तक काम किया। साथ ही उनका जो बहुत महत्वपूर्ण काम है वो विदेशी भाषा प्रकाशन गृह मास्को, जब सोवियत संघ था, जब रूस अपने चारों दूसरे तमाम छोटे छोटे आसपास के देशों के साथ जो उन्होंने सोवियत संघ बनाया था, तो उस सोवियत संघ में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया था कि उन्होंने रूसी भाषा की जो श्रेष्ठ कृतियाँ हैं, साहित्यिक कृतियाँ भी और दूसरे विषयों की कृतियाँ भी, उनका विभिन्न वैश्विक भाषाओं में रूपांतर करवाया था। तो सभी देशों से उन्होंने एक विदेशी भाषा प्रकाशन गृह, एक महत्वपूर्ण संस्थान था मास्को में, और उसमें हिंदी के भी बहुत अच्छे विद्वानों को बुला करके उन्होंने हिंदी में रूसी किताबों का अनुवाद करवाया। मित्रों, बहुत विपुल साहित्य, रूसी साहित्य उस समय हमारे यहाँ आया, काफ़ी कम मूल्य पर भी मिलता था और उसका अनुवाद, आज अनुवाद का जो कार्यक्रम होता है, अनुवाद हम सीखते हैं तो वस्तुतः उन अनुवादों से सीखना चाहिए। यद्यपि मूल रशियन में तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन जो भाषा उसमें उन किताबों में होती थी वो इतनी अपनी लगती थी कि लगता ही नहीं था कि ये हिंदी का साहित्य नहीं है, ये या भारत की कहानियाँ नहीं हैं। नाम वगैरह सब वहाँ के होते थे ज़रूर, तो उससे समझ में आता था, अन्यथा भाषा के स्तर पर वो बहुत ही उच्च स्तरीय अनुवाद वो सारे के सारे हैं। तो उन्होंने, भीष्म साहनी जी ने इस विदेशी भाषा प्रकाशन गृह में कार्य किया था। बहुत महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों का उन्होंने अनुवाद किया है
और कुछ साहित्येतर कृतियों का भी उनका अनुवाद का कार्य उन्होंने बहुत ही बढ़िया उस समय वहाँ पर किया है। और इसके अलावा हिंदी साहित्य को श्रेष्ठ उपन्यास, कहानियाँ और नाटक उन्होंने दिए हैं। खास बात उनकी, मैंने एक रचनाकार के रूप में तो वो हिंदी के श्रेष्ठ रचनाकार माने ही जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में भी वो बहुत उच्च स्तर के व्यक्ति कहना, महान व्यक्ति कहना चाहिए। उनका प्रगतिशील मानवतावादी दृष्टिकोण था, जो कि उनको अपने पिता से मिला था। उनके पिता प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता थे, समाज सेवी थे, श्री हरबंस लाल साहनी जी। और ये उन्होंने अपने पिता से पाया, और स्वयं उनके व्यक्तित्व में एक व्यापक दृष्टिकोण, एक खुलापन उनके विचारों में था, और सदा वो समानता के लिए और सबको एक समृद्ध समाज के निर्माण के लिए वो समर्पित रहे थे। उनके कृतित्व पर हम एक नज़र डाल दें। उनके कहानी संग्रह, जो प्रमुख कहानी संग्रह हैं, भटकती राख, भाग्य रेखा, फिर पटरियाँ, पहला पाठ, अमृतसर आ गया है और वांगचू, ये उनके कहानी संग्रह हैं। इसमें से अमृतसर आ गया है विभाजन की त्रासदी पर केंद्रित है। इसमें अधिकतर कहानियाँ विभाजन को लेकर के हैं, और आप जानते हैं उनको स्वयं इसका दर्द झेलना पड़ा था, तो इसलिए काफ़ी बहुत मार्मिक ये कहानियाँ बन चुकी हैं। और वांगचू में जो वांगचू कहानी है, लंबी कहानी है, इसमें उन्होंने इतनी बारीक मानवीय संवेदना को उकेरा है इतने सरलता से कि ये एक मिसाल एक की तरह से कही जा सकती है। तो ये कहानी एक मील का पत्थर है हिंदी कहानी के पूरे इतिहास में, और भी बाकी उनकी कहानियाँ काफ़ी श्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती हैं। उपन्यास उनके प्रमुख हैं। एक तो सबसे प्रमुख उपन्यास है उनका तमस, जो कि विभाजन पर ही है केंद्रित, और इस पर उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला है। और इस पर एक फिल्म गोविंद निहलानी जी ने बनाई है, बड़ी फिल्म है। एक समय दूरदर्शन पर कुछ 3-4 कड़ियों में वो प्रसारित हुई थी। मैंने सीरियल की तरह से उसको बनाया था, और बाद में फिर फिल्म के का आकार दिया। बड़ी फिल्म है ये, लेकिन बहुत ही श्रेष्ठ फिल्म है। मैंने भीष्म साहनी का उपन्यास जितना श्रेष्ठ है, उतनी ही श्रेष्ठ ये फिल्म बन पड़ी है। साहित्यिक कृतियों का फिल्मों में रूपांतरण अक्सर विवाद का विषय होता है, और लेखक संतुष्ट नहीं हो पाता अक्सर। लेकिन ये इसके लिए कहा जा सकता है कि जितनी श्रेष्ठ कृति तमस बन पड़ी है, उतनी ही श्रेष्ठ कृति वो फिल्म भी बन पड़ी है। YouTube पर उपलब्ध है, अगर आपको अवसर मिले तो आप अवश्य देखिएगा, तमस, गोविंद निहलानी द्वारा निर्देशित। उसके अलावा उनका जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं वो है मैयादास की माड़ी, झरोखे, कड़ियाँ और बसंती। बसंती भी बहुत ही महत्वपूर्ण उनका उपन्यास है, और बसंती पर भी दूरदर्शन ने एक सीरियल प्रसारित किया था। उसके निर्देशक का नाम तो मुझे भी याद नहीं, लेकिन उसमें श्रेष्ठ कलाकारों ने काम किया था, और बहुत ही काफ़ी अच्छा सीरियल ये भी बन पड़ा था। उनके नाटक कई एक हैं, जिसमें से ये 3 मैंने बहुत महत्वपूर्ण नाटक हैं उनके, और बहुत खेले गए हैं, वो रखा है। हानूश, कबीरा खड़ा बाजार में और मुआवजे, ये 3 नाटक उनके बेहद प्रसिद्ध हैं और बहुत ज़्यादा खेले गए हैं। तो ये इस तरह से ये इनकी कृतियाँ हुई। उनके लेखन की प्रमुख विशेषताएं हम देख लें तो भीष्म साहनी भी प्रेमचंद की परंपरा के लेखक हैं। प्रेमचंद की परंपरा क्या, आपको अगर याद होगा, ईदगाह कहानी हमने इसके पहले पढ़ी थी प्रेमचंद की, और उस समय मैंने बताया था कि प्रेमचंद के पहले जो भी कहानियाँ, हिंदी कहानियाँ लिखी जा रही थी, वो मनोरंजन प्रधान थी। केवल मनोरंजन उनका उद्देश्य था, उससे कोई सामाजिक सरोकार उनका दिखाई बहुत नहीं पड़ता था। प्रेमचंद ने जब लिखना शुरू किया तो उन्होंने इस धारा को बिल्कुल मोड़ के रख दिया, और उन्होंने मनोरंजन को निश्चित रूप से साहित्य का एक उद्देश्य मनोरंजन होता ही है,
और वो उनके साहित्य में भी मौजूद है। लेकिन मुख्य जो उनका जो उनकी दृष्टि थी वो समाज की समस्याओं को उकेरना और समाज में जो परिवर्तन आवश्यक है उनको किस तरह से साहित्य के माध्यम से लाया जा सकता है, किस तरह से उसको उसके प्रति जागृत किया जा सकता है, ये उनका उद्देश्य है। माने उनका जो मुख्य उद्देश्य था समाज में परिवर्तन का, समाज को बदलने का, समाज को उच्चता के ऊपर की तरफ ले जाने का था साहित्य के माध्यम से। तो उनका जो कहा जाता है कि आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, माने आदर्श की ओर जाता हुआ यथार्थवाद, यथार्थ लिखते थे वो समाज के विषय में लिखते थे, समाज को प्रतिबिंबित करते थे पूरी तरह से अपने साहित्य में अपने समकालीन समाज को, और उसके माध्यम से परिवर्तन की अपेक्षा वो रखते थे। तो इसी परंपरा को भीष्म साहनी जी ने आगे चलाया है। वो उसी परंपरा के लेखक हैं, वो भी समाज से अपने विषयों को चुनते हैं, अपनी रचनाओं के विषयों को हमेशा वो अपने समकालीन समाज से चुनते हैं और उसकी बारीक बहुत ही अच्छी तरह से जांच पड़ताल करते हैं समस्याओं। तमस इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास बन पड़ा है क्योंकि उसमें विभाजन के मूल कारणों के ऊपर और किस तरह से इसको अंजाम दिया गया, इस पर बहुत बारीकी से विचार किया है उन्होंने, बिना कुछ अतिरिक्त कहे हुए। वो अपनी तरफ से कभी कुछ नहीं कहते। भीष्म साहनी के लेखन की एक विशेषता है कि सामान्य जैसे प्रेमचंद बहुत कुछ अपनी तरफ से भी कहते थे, लेकिन भीष्म साहनी सामान्यतया अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते। जो भी कहते हैं वो उनके पात्र कहते हैं और पात्रों के माध्यम से वो इतनी बढ़िया तरीके से बातें निकाल करके लाते हैं कि एकदम माने जो जिस भी समस्या को या जिस भी मुद्दे को वो उठाते हैं वो एकदम आँखों के सामने साकार हो जाता है, उसकी एक एक चीज़, एक एक बारीकी समझ में आने लगती है। उनके लेखन पर वो स्वयं स्वीकार करते हैं कि प्रेमचंद और यशपाल का सबसे अधिक प्रभाव रहा है। प्रगतिशील विचारधारा रही है, मार्क्सवाद से प्रभावित रहे हैं वो, और इप्टा से वो जुड़े रहे थे। इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर से वो जुड़े रहे थे, उसमें उन्होंने अभिनय भी किया था। और मानवतावादी सोच रही है, जो कि पहले भी मैंने इंगित किया कि पिता से उनको मिला था एक समाज सेवी होने का, और हमेशा उन्होंने जो भी किसी वाद में वो बहुत नहीं रहे कि प्रगतिवाद का ही समर्थन करते हैं या मार्क्सवाद के पीछे पीछे बिल्कुल चले, नहीं। उन्होंने सबसे जो अच्छी चीज़ें सब जो भी वाद हों या जो भी विचारधाराएं थी उनसे अच्छी चीज़ें ली और अपनी सोच बनाई, और उनकी सोच मुख्य रूप से मानवतावादी सोच थी। उसी दृष्टि से वो अपने रचनाओं में अपने पात्रों को रखते थे या उकेरते थे। बहुत व्यापक दृष्टिकोण था उनका, किसी एक सकरे रास्ते पर वो नहीं चले, कहीं किसी एक चीज़ को लीक को पकड़ कर नहीं चले कि विभाजन पर अगर निश्चित रूप से उनके जीवन की सबसे बड़ी जो घटना घटी होगी वो विभाजन की रही होगी, जिसको उन्होंने खुद झेला, उनके परिवार ने झेला। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका पूरा का पूरा साहित्य केवल विभाजन पर केंद्रित हो, और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने अपना पूरा दलितों के लिए समर्पित किया हो या उनकी समस्याएं उठाने के लिए ही अपने को समर्पित किया हो। वे उनकी दृष्टि बहुत व्यापक थी, वो हर तरह के हर तबके के लिए सोचते थे और मानव मात्र कैसे उच्चतम स्तर पर जा सकता है उसके प्रति वो प्रतिबद्ध थे, समर्पित थे। भाषा उनकी बहुत प्रवाहमयी है, सहज सरल भाषा है। कहीं भी आप भीष्म साहनी को पढ़ते समय आपको कभी भी नहीं लगेगा कि आपको कोई अतिरिक्त कोश देखने की आवश्यकता है या कोई ऐसी चीज़ है उसमें कि जो समझ में नहीं आ रही है। बेहद सरल और सहज भाषा में लिखते, रोज़मर्रा की बातचीत की भाषा जो होती है सामान्य उत्तर भारतीय घरों में, वो भाषा वो इस्तेमाल करते हैं और बहुत सहजता के साथ अपनी बात कहते हैं। और सबसे बड़ी जो उनकी सबसे बड़ी खासियत है, वो बारीक मानवीय संवेदनाओं का सफल अंकन करते हैं। यानी मानव मन को समझते हुए, बिना अतिरिक्त शब्दों का सहारा लिए, बिना किसी खास तरीके के वर्णन के, वो वर्णन के तरफ जाते ही नहीं हैं। वो सीधी सीधी बातें कहते हैं, उनके पात्र क्रियाएं करते हैं,
उनके पात्र आपस में बातचीत करते हैं और उससे जो चीज़ें निकल के आती हैं उससे मानवीय संवेदना की बारीकी उभर करके पाठकों के सामने बिल्कुल आ जाती है। तो ये उनके अध्ययन की खासियत है। मित्रों, कभी भी आपको अवसर मिले, चीफ की दावत तो आपके पाठ्यक्रम में है ही और आपकी पाठ्यपुस्तक में भी दिया हुआ है, तो वो तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ ही आप भीष्म साहनी के कुछ और रचनाओं को अगर आपको पढ़ने का अवसर मिले तो आप अधिक अच्छी तरह से उनको समझ पाएंगे और आप अपने पाठ्यक्रम में जो आपके मतलब परीक्षा की तैयारी या प्रश्न के उत्तर हैं वो भी अधिक अच्छी तरह से दे पाएंगे। तो आप प्रयत्न कीजिएगा कि चीफ की दावत तो आप अच्छी तरह से पढ़ें 2-3 बार 4 बार, उसके अलावा और जो दूसरी उनकी कहानियाँ हैं वो भी पढ़ने की कोशिश करें और तमस पढ़ सकें तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, आप भीष्म साहनी को पूरी तरह से समझ पाने के लिए। अब चीफ की कहानी को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, मुख्य बिंदुओं पर उसकी चर्चा कर लेते हैं। कहानी तो पूरी आपको पढ़नी ही चाहिए। मैं मानती हूँ कि इस लेक्चर को सुनने के पहले ही आपने ये कहानी पढ़ ली होगी अच्छी तरह से। वस्तुतः अगर आप कहानी पढ़ के आएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा, और अगर नहीं पढ़ी है तो इसको ख़त्म करने के बाद, इस लेक्चर को देखने के बाद, तो आप निश्चित रूप से उस कहानी को पूरा पढ़िए, तभी आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चीफ की दावत कहानी में एक मिस्टर श्यामनाथ की कहानी है, जो कि शायद किसी एक बड़ी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, और उनके जो बॉस है वो अमेरिका के हैं, माने अमेरिकी कंपनी होगी तो अमेरिकन बॉस है, और उनको वो अपने घर दावत पर बुलाते हैं, रात्रि भोज पर बुलाते हैं, डिनर पर बुलाते हैं। और डिनर उसके लिए माने वो आएंगे, उनके साथ कुछ और साथ के कलीग और भी आएंगे, काम करने वाले साथ में। तो उन सब के लिए वो अपने घर की जो सजावट करते हैं अपनी पत्नी के साथ मिल करके, वहाँ से कहानी शुरू होती है और समझ में आता है कि ये कितने अधिक प्रदर्शन प्रिय व्यक्ति हैं। मिस्टर श्यामनाथ जो है वो एकदम प्रदर्शन प्रिय व्यक्ति के रूप में दिखाई पड़ते हैं, और पत्नी जो है पूरी तरह से उसकी सहयोगिनी है। और एक एक चीज़ को देखते हैं कि कहीं कुछ भी पर्दे, सोफ़े के कवर, माने घर की घुसने से लेकर के और पूरा जो कार्यक्रम होगा वो निकलने तक में कहीं कोई अव्यवस्था, कहीं कोई कुरुचिपूर्ण चीज़ ना रह जाए। और जब सब करके वो एक संतोषपूर्वक नज़र फिराते हैं, तब उनकी पत्नी उनको ध्यान दिलाते हैं कि माता जी भी हैं घर में। अब ये माता जी एक समस्या हो जाती है। उनकी माँ, मिस्टर श्यामनाथ की माँ, वो माँ जिन्होंने उनको पढ़ाने के लिए, जिस पढ़ाई के बल पर वो इतने बड़े पद पर उस मल्टीनेशनल कंपनी में बैठे हुए हैं, उसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, मेहनत करके, अपने गहने बेच करके, हर तरीके से अपने बेटे की उत्तम पढ़ाई का इंतज़ाम किया। वो माँ जो उसने अपने को खुद जाग करके और बच्चे को सुख की नींद सोने लायक बनाया, वो फालतू हो जाती है। वो समझ में नहीं आता कि उसको कैसे करें। फिर ये देखिए कैसे उसके माँ के जो पूरा वर्णन करते हैं कि माँ जो है बाल गिर गए हैं, गंजापन दिखने लगा है, इत्यादि इत्यादि। वो देखते हैं, श्यामनाथ जी उनको देखते हैं और उनको बहुत अजीब लगता है कि ये मैंने ये कहाँ क्या करे, खर्राटे लेती हैं, और बहुत वो शर्म महसूस करते हैं उनको घर में रखने के लिए कि कैसे हो कि वो न सामने पड़े मेहमानों के, और उसका वो पूरा इंतज़ाम भी करते हैं। और इसके लिए मैंने उसमें जो वर्णन है उसके लिए वो उनको बाथरूम में तक में रखने के लिए उनको संकोच नहीं होगा ऐसा दिखाई पड़ता है। लेकिन खैर वो इंतज़ाम करते हैं कि बरामदे में वो कुर्सी पर बैठ जाएं, जबकि कुर्सी पर बैठना उनके लिए बेहद दुखदाई है। वो नहीं पैर लटका करके ज़्यादा समय तक बैठ सकती हैं, लेकिन फिर भी उनको मजबूर किया जाता है कि वो ऐसे ही बैठें। और फिर ये था कि जब बैठक से मेहमान आएंगे खाना खाने के लिए इस रास्ते पर, तो उसी समय जब बैठक से उठें वो लोग, तो ये फट से जो है किसी एक दूसरे रास्ते से, बाथरूम के रास्ते से वो बैठक में पहुंच जाएं, जहां जो कमरा खाली हो चुका रहेगा।
तो इस तरह से उन्होंने इंतज़ाम किया था, लेकिन फिर ये इंतज़ाम फेल हो जाता है क्योंकि माँ को कुर्सी पर बैठे बैठे नींद आ जाती है। और जिस चीज़ से शामनाथ घबरा रहे थे वही होता है, वो सो जाती हैं, उनको खर्राटे गूंजने लगते हैं और जब मेहमान आते हैं तो सामने पैर उठा करके कुर्सी पर सोई पड़ी खर्राटे लेती माँ दिखाई पड़ती है। शामनाथ तो बहुत ही माने क्रोधित हो गए और वो कुछ भी कर माने माँ को उठा के फेंक दे, इस तरह के उनका क्रोध हो जाता है। लेकिन जो उनका अमेरिकी बॉस है वो अधिक कहना चाहिए कि उसमें एटिकेट ज़्यादा है, और दूसरा है कि एक प्रदर्शन प्रियता, पश्चिमी लोगों में एक ये भी फैशन सा है कि वो एशियाई लोगों के प्रति सहृदयता दिखलाएं, और वो खुश होते हैं उनको देख करके और उनसे हाथ मिलाते हैं, अपना दिखाते हैं कि हम मेरे लिए आप महत्वपूर्ण हैं। इस तरह से मतलब जो अब इसमें हालांकि अमेरिकी जो अफसर है उसका बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं किया है, लेकिन जितना वर्णन किया, जिस तरह से किया है, उसमें यही लगता है कि वो एक जैसे जब भारत आएंगे तो म्यूज़ियम भी देखने जाएंगे, चिड़ियाघर भी देखने जाएंगे, और उसको देख करके जहाँ भी किसी भी, ये एक साधारण एटिकेट है कि आप जहाँ आए हैं जिस चीज़ को भी देख रहे हैं उसको अप्रिशिएट करिए, तो उसी कुछ दृष्टि से वो देख रहा है माँ को, ऐसा लगता है। और फिर लेकिन तो शामनाथ का थोड़ा सा कम हो जाता है जब वो खुद हाथ मिला लेते हैं माँ से और कहते हैं कि क्या बनाती हैं, क्या करती हैं, और गाना गाने के लिए कहते हैं। माँ गाना गाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, वो कभी गाना गाती नहीं थी। उन्होंने कहती कि मैं तो कभी गाना नहीं गाती थी, लेकिन मेहमानों को खुश करने के लिए वो कहते हैं कि नहीं गाओ, और माँ अपनी बेसुरी आवाज़ में कुछ थोड़ा बहुत गाती हैं किसी तरह से। मतलब ये दयनीय दशा दिखाई गई है, वो कितना संकोच अनुभव कर रही हैं, उस संकोच का जरा भी भान शामनाथ को नहीं है। वो जैसे बाकी चीज़ों, घर के बाकी चीज़ों के विषय में बातें हो रही थी, प्रदर्शन किया जा रहा था, उस तरह से ही जो है वो माँ भी प्रदर्शन की वस्तु हैं, उस तरह से दिखाई पड़ रहा था। जैसे बॉस की पत्नी ने पर्दे छू के कहा बहुत अच्छे कपड़े हैं और बने बहुत सुंदर सुरुचिपूर्ण हैं, तो इसी तरह से वो माँ को भी प्रस्तुत किया जा रहा था, वो थोड़ा गा दें और फिर उसमें ये पूछते हैं कि क्या लोक कला यहाँ की क्या है और क्या महिलाएं घर में क्या बनाती हैं। और उसी सिलसिले में पंजाब की जो प्रसिद्ध लोक कला है, एम्ब्रॉयडरी है, फुलकारी, एक विशेष रूप से विशेष तरह की वो होती है एम्ब्रॉयडरी, तो उसको बताया जाता है, वो दिखाते हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं ये मुझे चाहिए, सोवेनियर के रूप में वो ले जाना चाहते हैं। जो सुरुचिपूर्ण लोग होते हैं वो सभी जगहों से ये इस तरह से लोक कलाएँ एकत्र करना चाहते हैं, जो वहाँ की खास कलाएँ होती हैं वो एकत्र करना चाहते हैं। तो अमेरिकी ये महोदय भी वो चाहते हैं, और बॉस को खुश करना है इसलिए वो कहता है हाँ माँ बना करके दे देंगी, जबकि माँ की नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और इस फुलकारी के काम में काफ़ी अच्छी तेज़ नज़रों की ज़रूरत होती है। वो हाथ का सुई का काम है, तो वो एक जिस बूढ़ी महिला के लिए जो शायद जिसके हाथ भी कपकपाते हों, जिसकी नज़र बिल्कुल कमज़ोर है, उसके लिए वो काम करना बेहद मुश्किल है, लेकिन तब भी वो कह देते हैं कि नहीं हम वो बनाएंगी। और फिर आगे रात्रि भोजन होता है, माँ चली जाती हैं अपने कमरे में और उनको बहुत अफसोस होता है कि बेटा नहीं चाहता था कि मेहमानों के सामने पढ़ें, और वो पढ़ गई, और उसको ये भी डर भी लगता है कि पता नहीं इसके कारण बेटा उनको क्या सजा दे, और वो बहुत रोती हैं। ये पूरा जो ये सहज वर्णन किया है, लेकिन इतना मार्मिक दिखाई मतलब ये बन गया है, कुछ बिना कहते हुए भी बहुत कुछ यहाँ पर भीष्म साहनी कह रहे हैं। और फिर जब पार्टी ख़त्म हो जाती है, सब लोग मेहमान विदा हो जाते हैं, तो शामनाथ जी जिन पर काफ़ी सुरूर चढ़ चुका है, जाम का भी, सुरा का भी और
पार्टी की सफलता का भी। और वो आते हैं माँ को आलिंगन में भर लेते हैं, क्योंकि माँ ने एक विशेष दर्जा उनको दिला दिया था। क्योंकि बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो शायद दूसरों के घरों पे भी मिल जाएंगी, लेकिन एक माँ जो गाना गा सकती है, लोक गीत गा सकती है और फुलकारी बना सकती है, वो शायद सबके घर पर मैसर ना हो। तो ऐसे स्पेशल चीज़ को रखने के लिए उनकी विशेषता हो गई है, तो इसलिए वो माँ को अंक में भर लेते हैं आलिंगन में और कहते हैं फुलकारी बनाने के लिए। माँ कहती है कि नहीं, अब उसकी नज़रें कमज़ोर हो गई हैं और उससे नहीं बनेगा। तो वो चिढ़ जाते हैं और कहते नहीं, वो तो तुमने तुम्हारे सामने ही कहा था कि वो माँ बना के देगी, तो अब तो तुमको तो बनाना पड़ेगा, तरक्की ऐसे ही थोड़ी ना मिलती है। और जैसे ही वो तरक्की की बात सुनती है, जैसे ही उसको लगता है कि बेटा उसके कारण बेटे को सुख होगा, बेटा बेहतर स्थिति में आएगा, वो तुरंत तैयार हो जाती है। माने उसकी ममता जो है वहाँ पर तुरंत विस्तारित हो जाती है, तुरंत उमड़ पड़ती है। वो अपने साथ जो दुर्व्यवहार कर रहा है उसका बेटा, उसको भूल जाती है। उसकी जो अपनी शारीरिक मानसिक तकलीफ़ें हैं वहाँ पर, वो सब भूल करके उसकी ममता इतनी बड़ी हो जाती है कि उस ऐसे बेटे के लिए भी वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है, अपनी सारी तकलीफ़ों को भूल करके। तो ये मित्रों कहानी बेहद मार्मिक कहानी है, आप ज़रूर पढ़िए और तब इसके आगे चलिएगा, तो आपको आप आसानी से कर भी पाएंगे और आपको आनंद भी आएगा। यहाँ हम एक उदाहरण के लिए व्याख्या का एक अंश बता रहे हैं। आपको व्याख्या भी आ सकती है आपके प्रश्न पत्र में। तो एक पंक्ति लेकर के हम थोड़ा अंदाज बता रहे हैं कि कैसे लिखना चाहिए। तो एक पंक्ति हमने ली, ये क्या कह रही हो माँ, तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा। इसमें आप जब मान लीजिए ये पंक्ति आती है तो आप व्याख्या शुरू करेंगे संदर्भ से। पहला जो उसका शीर्षक होना चाहिए संदर्भ, तो उसमें आप संदर्भ में जो मुख्य बात होगी तो वो है आपको बताना है कि रचनाकार कौन है और इसके कहानी का नाम क्या है। इसमें लिखते समय यहाँ पीपीटी में मैंने रचनाकार का नाम भीष्म साहनी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन वो आपको लिखना होगा कि नई कहानी के प्रमुख रचनाकार भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत से ली गई है। ये मुख्य बात आनी चाहिए। थोड़ी बहुत आप एक दो लाइन भीष्म साहनी के लेखन के विषय में भी आप लिख सकते हैं। प्रसंग दूसरा टॉपिक होगा, दूसरा शीर्षक होगा प्रसंग। उसमें ये किस प्रसंग में ये वाक्य कहा गया है, कहानी में ये वाक्य कहाँ आया है, जो आपके व्याख्या के लिए जो वाक्य दिया गया है वो कहाँ आया है, वो मुख्य रूप से आपको लिखना होगा। मिस्टर श्यामनाथ का बॉस को खुश करने के लिए माँ से फुलकारी बनाने के लिए कहना, तो ये बात उसमें आनी चाहिए। बिल्कुल यही वाक्य नहीं लिखेंगे आप, अच्छी तरह से उसको बना के लिखेंगे। थोड़ी सी कहानी आप लिख सकते हैं कि वो अमेरिकी बॉस आए थे और उनको पसंद आई थी, तो माँ से वो बनवाना चाहते हैं श्यामनाथ कि वो माँ जो है एक फुलकारी बना करके बॉस को गिफ्ट करे, तो उसके लिए ही वो कह रहे हैं। और व्याख्या में आप और इसको विस्तार से अच्छी तरह से बता सकते हैं। और इसमें खास वो आप बताएंगे कि वो कितना स्वार्थी व्यक्ति है, श्यामनाथ कितना स्वार्थी व्यक्ति है कि आरंभ में वो माँ को फालतू की चीज़ समझ रहा था और उसको माँ को घर में रखने तक में शर्म आ रही थी, और आज जब उसकी स्वार्थ सिद्धि उससे हो रही है तो उसी माँ को वो मक्खन लगा रहा है, या उसी माँ के को अभी भी वो माँ उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसके लिए वो गिफ्ट महत्वपूर्ण है जो वो बॉस के लिए तैयार करेगी। तो इसलिए वो पूरी चीज़ें उसकी पूरी भावनाएं वहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं, जो उसके स्वार्थी भावनाएं हैं। तो ये सारी बातें आपको व्याख्या में अच्छी तरह से लिखनी होंगी, ज़्यादा थोड़ी सी कहानी लिखते हुए, और कैसे श्यामनाथ एक स्वार्थी व्यक्ति है और कैसे माने आज के युग में हर एक चीज़ जो संचालित हो रही है वो मानवीय संबंधों पर नहीं संचालित हो रही है, बल्कि हानि लाभ के जोड़ घटाने पर वो संचालित हो रही है।
विशेष में आप उस पंक्ति में कुछ विशेष जो बात आई है वो लिख सकते हैं। कभी मुहावरे वगैरह का प्रयोग होता है तो वो लिख सकते हैं। कोई खास शब्द उसमें प्रयुक्त हुआ है, जैसे यहाँ पर फुलकारी को आप व्याख्यायित कर सकते हैं। मैंने नहीं किया है इसमें, लेकिन आप फुलकारी क्या चीज़ होती है, पंजाब की लोक कला है जो एक तरह की कढ़ाई की कला है। कपड़े पर रेशम से के धागे से कढ़ाई होती है, वो कला है, वो आप इसमें फुलकारी को स्पष्ट कर सकते हैं। और सटीक भाषा का प्रयोग है, बारीक, केवल 2 वाक्य इसमें दिखाई पड़ रहा है, 2 प्रश्न हैं, लेकिन वो पूरी बात की अभिव्यक्ति कर रहा है, ये आप बता सकते हैं। तो इस तरह से आपको व्याख्या करनी होगी। मित्रों, व्याख्या में अक्सर गड़बड़ी करते हैं विद्यार्थी, तो आप ध्यान रखिए कि आपको 4 ये पॉइंट्स लेकर के 4 मुख्य शीर्षकों में अपनी व्याख्या करनी है: संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। अब आप अपना पठन आरंभ कीजिए। अच्छी तरह से अपनी इकाई को पढ़िए और प्रश्नों के जवाब देने का प्रयत्न कीजिए। अगर आपको कोई तकलीफ़ आती है पढ़ने में, कोई समस्या, कोई शंका, सवाल उठते हैं, प्रश्न आते हैं, तो आप baou.ba.hindi@gmail.com पर हमें संपर्क कर सकते हैं। आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं, हम जवाब देंगे। आप ईमेल करते समय अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, अभ्यास केंद्र का नाम और कोड और कोर्स का नाम, ये सारी चीज़ें अवश्य लिखें। तो मित्रों, आज का व्याख्यान बस यहाँ तक। आप अपना अध्ययन आरंभ करें। नमस्कार। स्वाध्यायः परमं